वेलकम स्टूडेंट्स। मैं तबस्सुम खान लेमोरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बायोलॉजी का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीवों में आवश्यक पदार्थों और सभी गैसों के विनिमय के लिए जो है वो एक सरफेस एरिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं बहुकोशिकीय जीवों की जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो वातावरण के संपर्क में नहीं रह पाती। तो इन जीवों की कोशिकाओं को वातावरण से संपर्क में नहीं लाने के कारण इनको एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता पड़ती है जो इन पोषक पदार्थों को इन कोशिकाओं तक लेकर आ सके। इन सभी जीवों के अंदर इस तरह का तंत्र जो है वो परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ये परिसंचरण तंत्र बहुकोशिकीय जीवों के अंदर सभी कोशिकाओं तक आवश्यक गैसों और आवश्यक पदार्थों का परिवहन करवाता है। सभी जीवों के अंदर ये तंत्र दो प्रकार का होता है, एक बंद परिसंचरण तंत्र और दूसरा खुला परिसंचरण तंत्र। पहले हम खुले परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियां रक्त को लाकर एक बड़े रक्त कोटर में छोड़ती है। यहाँ जो है वो कोशिकाएं तथा ऊतक रक्त में डूबे रहते हैं और यहाँ से दूसरी रक्त वाहिनियां रक्त को लेकर जाती है। इस तरह का परिसंचरण तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है, जो निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, जैसे कि कॉकरोच है, मोलस्कन है आदि में। बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो मनुष्य में ज़्यादातर स्तनधारियों में पाया जाता है। इसमें रक्त वाहिनियां रक्त को लेकर आती है और उन्हें छोटी छोटी रुधिर केशिकाओं के जाल में छोड़ती हैं। इन रुधिर केशिकाओं से रुधिर को दूसरी रक्त वाहिनियां शरीर से दूसरे ऊतकों की ओर लेकर जाती हैं। मतलब शरीर के अंदर रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है, जिनके अंदर परिसंचारी द्रव बहकर सभी कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थों को लेकर जाता है। अब बात करते हैं कि परिसंचारी द्रव क्या है। परिसंचरण तंत्र की रक्त वाहिनियों के अंदर एक द्रव पदार्थ बहता रहता है, जो कि इन आवश्यक पदार्थों को अपने अंदर लेकर सभी कोशिकाओं तक लेकर जाता है। ये परिसंचारी द्रव मनुष्य के अंदर रक्त होता है। रक्त जो है वो एक तरह का तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का जो है वो रेशा नहीं पाया जाता। रक्त जो है मनुष्य में इसकी मात्रा 5 लीटर होती है और यह मनुष्य के अंदर आवश्यक परिसंचारी द्रव है। सभी कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने के लिए सभी रक्त केशिकाओं में बहते हुए ये रक्त जो है सभी कोशिकाओं के संपर्क में आता है, सभी ऊतकों के संपर्क में आता है और वहां आवश्यक पदार्थों को पहुंचाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अगले हिस्से में हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त का जो संगठन होता है वो मुख्यतः दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होती है ब्लड प्लाज्मा, जो रक्त का 55% हिस्सा बनाती है, और दूसरे होते हैं संगठित पदार्थ, जो रक्त का 45% हिस्सा बनाते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो होती है वो दो पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है तथा 8 से 10% इसमें प्लाज्मा प्रोटीन और अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन को देखें तो 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन मेन हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन तथा फाइब्रिनोजन होते हैं। एल्ब्यूमिन जो होता है वो रक्त की प्रासरण सांद्रता बनाए रखने में सहायक होता है। ग्लोब्यूलिन जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है और फाइब्रिनोजन जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। मुख्य जो रक्त का घटक है वो होता है इसका संगठित पदार्थ। इस संगठित पदार्थ में जो है वो कुछ रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं जो है वो रक्त का अधिकांश कार्य करती है। इसके अंदर मुख्य कोशिकाएं हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स कहलाती है। ये तीनों कोशिकाएं जो होती है वो मुख्य रक्त के जो मुख्य कार्य होते हैं उनको करवाने में सहायक होती है। ये रक्त का जो संगठन है वो इसका मुख्य संगठन होता है और सभी का अलग अलग कार्य होता है। रुधिर कोशिकाओं के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे
आरबीसी, जिसे लाल रक्त कोशिका कहा जाता है, ये जो आरबीसी होती है ये टोटल रक्त कोशिकाओं की 99% होती है। मतलब रक्त कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा संख्या आरबीसी की ही होती है। इन आरबीसीज को इनके लाल कलर के कारण इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इनकी संख्या महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होती है। पुरुषों में इसकी संख्या 52 लाख प्रति mm³ ऑफ ब्लड में होती है। मतलब 1 mm³ ब्लड के अंदर 52 लाख जो होती है वो आरबीसी पाई जाती है संख्या में। महिलाओं के अंदर इनकी संख्या थोड़ी कम होती है। 1 mm³ ब्लड के अंदर 47 लाख आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी की आकृति की बात करें तो ये ऊपर से देखने पर हमें गोलाकार लगती है। ये गोलाकार होती है और अगर हम इसको इस अवस्था में देखें तो ये दोनों साइड जो इसकी होती है वो अवतल होती है। अतः इनको हम द्विअवतल मानते हैं। केंद्रक विहीन होती है ये, क्यों इसके अंदर जो है वो जब ये परिपक्व हो जाती है तो इनके केंद्रक और लगभग जितने भी कोशिकाएं होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं इनके अंदर। इनके देखें, इनकी लंबाई जो होती है वो 7 माइक्रोमीटर तथा इनकी चौड़ाई 2 माइक्रोमीटर होती है। तो हम आरबीसी की जो बात कर रहे हैं, आरबीसी जो है वो इनका जो लाल रंग होता है वो इनके अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो लाल रंग का होता है। इसे हम पूरे वीडियो में HB से डिनोट करेंगे। हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है वो मुख्यतया 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम जो होता है वो 4Fe+2 आयनों से मिलकर बनी हुई पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है और ग्लोबिन इसका दूसरा हिस्सा होता है। 8Fe+2 जो होता है वो 2 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमणीय रूप से जुड़ता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसके रूप में ऑक्सीजन का जो है वो ब्लड के अंदर परिवहन किया जाता है। एक हीमोग्लोबिन 8 जो है वो 4 O2 अणुओं का यानी 8 ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब यहाँ जो है वो रासायनिक रूप से ऑक्सीजन इसके साथ नहीं जुड़ता। इस प्रक्रिया को जो है वो ऑक्सीजनेशन कहते हैं। ऑक्सीजनेशन कहते हैं। आरबीसी की हम इसके जीवन काल की बात करें तो एक आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती है। 120 दिन के बाद आरबीसी नष्ट हो जाती है और नष्ट होने के बाद शरीर के प्लीहा या यकृत में इनको स्टोर करके रख लिया जाता है। वहाँ इनको जो है वो आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। मरी हुई आरबीसी यहाँ जाती है, वहाँ इनको डिकम्पोज कर दिया जाता है। यकृत के अंदर जो है, यकृत में आरबीसी जाकर आरबीसी का जो हीम समूह होता है ये 2 तरह के वर्णक बनाता है, एक बिलीरुबिन तथा दूसरा बिलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। पित्त वर्णक होते हैं, इनको जो है उत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार जो है वो आरबीसी को नष्ट करके उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। 120 दिन इसकी जो है वो आयु होती है टोटल आरबीसी की। आरबीसी के बारे में सारी डिटेल हमने यहाँ बता दी है। एक बार और इसको ब्रीफ में रिपीट कर लेते हैं कि आरबीसी को लाल रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। सभी रुधिर कोशिकाओं का 99% हिस्सा होती है। इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। पुरुषों में इनकी संख्या 52 लाख प्रति mm³ होती है। महिलाओं में इनकी संख्या 47 लाख पर mm³ होती है। ये जो आरबीसीज होती है वो वृत्ताकार होती है और ये दोनों सतहों से जो है वो अवतल होती है, इसीलिए इन्हें उभयावतल कहा जाता है। इनके अंदर इनकी परिपक्व अवस्था में, मनुष्य की आरबीसी की परिपक्व अवस्था में केंद्रक और कोशिकांग एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। ये अनुपस्थित क्यों होते हैं? ताकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है उसको ज़्यादा स्थान मिल सके। तो ये सब अनुपस्थित होते हैं। इसकी जो लंबाई है यानी इसका व्यास है वो 7 माइक्रोमीटर का है और इसकी चौड़ाई 2 माइक्रोमीटर है। आरबीसी के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रंग का रंजक है, इसी के कारण आरबीसी जो है वो लाल कलर की दिखाई देती है। ये जो है मुख्यतः 2 पदार्थों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन।
हीम जो है उसमें 4 Fe+2 आयन पाए जाते हैं, एक Fe+2 2 O2 अणुओं का परिवहन करता है। तो इस प्रकार Hb जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक हीमोग्लोबिन 4 O2 अणुओं का परिवहन करेगी, 4 O2 अणुओं का परिवहन करके HbO8 बनाएगी, जो एक उत्क्रमणीय प्रोसेस है। वापस भी ये इसमें टूट सकता है और इसमें किसी भी तरह का कोई रासायनिक बंध नहीं बनता, इसीलिए इसको ऑक्सीजनेशन कहते हैं। आरबीसी जो है उसका जीवन काल 120 दिन होता है और नष्ट होने के बाद ये प्लीहा और यकृत में स्टोर हो जाती है। इनको जो है प्लीहा को जो है वो आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यकृत के अंदर जो है वो आरबीसी टूट के इसका जो हीम समूह है बिलीरुबिन और बी लिवर्डिन नाम के 2 वर्णक बनाता है, जिन्हें हम पित्त वर्णक भी कहते हैं, और उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा इन वर्णकों को बाहर निकाल दिया जाता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।